Good morning, students. Hi, everybody. Today, I will teach you a new topic, इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ जापान। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मैं आज आप लोगों को इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ जापान पढ़ाऊँगा। और जैसा कि मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन को देखा है और उसके अनुसार मैंने कुछ क्वेश्चन जो पहले मैंने बताया गेस किया है, और उस गेस के ही अनुसार मैं चैप्टर्स को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आज मैं आप लोगों को जापान के इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में बताऊंगा। आप भली भांति जानते हैं जो इंडस्ट्रियल रीजन हम किसे कहते हैं। इंडस्ट्रियल रीजन जो है वह या उससे अभिप्राय है औद्योगिक प्रदेश से अभिप्राय ऐसे क्षेत्रीय इकाई से है जहां परस्पर संबंधित उद्योगों के अनेक कारखानाएं केंद्रित होते हैं और वहां पे जो है औद्योगिक भूदृश्य जो है वो बनता है, इंडस्ट्रियल लैंडस्केप का निर्माण होता है। आप इंग्लिश में भी नोट डाउन कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल रीजन्स और इंडस्ट्रियल एरिया refers to a geographical region with extremely dense industry। काफ़ी घना कारखानाओं का वहाँ पे स्थापना होता है और उसके साथ साथ उसके सराउंडिंग में आवासीय जो है कंसंट्रेशन भी बढ़ता है और उससे जो है वहाँ पे अर्बनाइजेशन का भी प्रोसेस स्टार्ट होता है। और इस प्रकार से वह एक श्रृंखलाबद्ध कारखानाओं का स्थापना होने के कारण इंडस्ट्रियल रीजन की स्थापना होती है, जिसे हम इंडस्ट्रियल रीजन कहते हैं। दूसरा आप देख रहे हैं, इंडस्ट्रियल रीजन्स आर दोज एरियाज वेयर कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री हैज ऑकर्ड ड्यू टू फेवरेबल जियो इकोनॉमिक कंडीशन। जहाँ पे भी जो जियो इकोनॉमिक कंडीशन है, भू आकृतिक एवं आर्थिक जो वहाँ पे सुटेबल कंडीशन बनते हैं, तो इंडस्ट्री के ग्रो करने का चांसेस वहाँ बनता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज कैरिड आउट ऑन ए रिलेटिवली लार्ज स्केल एंड एम्प्लॉय ए रिलेटिवली लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। और वहाँ की आबादी उन उद्योगों में संलग्न होती है, वहाँ पे काम करना लगते हैं। तो इस प्रकार से ए चेन ऑफ इंडस्ट्रीज का वहाँ पे स्थापना होता है। The spatial distribution of manufacturing units shows a distinct trend of localization towards a few selected area. These regions are referred as industrial region। तो आप पहले भी औद्योगिक रीजन्स इंडिया का या यूएसए का पढ़े थे। तो इंडस्ट्रियल रीजन सभी का कॉमन ही होता है, एक समान ही होता है, और जो उनकी विशेषताएं होती हैं इंडस्ट्रियल रीजन्स के सेटअप का जो कुछ विशेषताएं होती हैं वो निम्न है। पहला आप देख रहे हैं, लार्ज पॉपुलेशन इंगेज्ड इन इंडस्ट्रियल परस्यूट। औद्योगिक क्रियाकलाप में जनसंख्या का वहाँ पे जो आसपास होते हैं वो लार्जली उसमें इंगेज होते हैं। दूसरा आप देख रहे हैं, लार्ज इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स इन हायरार्किकल ऑर्डर। क्या होता है उन एरियाज में जो हैं वो इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स में आप देखते हैं जो हायरार्किकल ऑर्डर में, मतलब कि एक बड़ा सा इंडस्ट्री पहले वहाँ पे सेटअप होता है, फिर उसके इर्द गिर्द जो उसके सप्लाई चेन को मेंटेन करते हैं या उनको वो उनकी इंडस्ट्री वहाँ बैठती है, फिर वहाँ उन बड़े इंडस्ट्री से जो रॉ या जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो किसी दूसरे इंडस्ट्री के लिए रॉ का मटेरियल्स का काम करते हैं। और इस प्रकार एक चेन ऑफ हायरार्किकल ऑर्डर के रूप में इंडस्ट्रीज का वहाँ सेटअप होता है। तो वह करेक्टरिस्टिक्स जो है होता है इंडस्ट्रियल रीजन का। ऐसा होगा तभी इंडस्ट्रियल रीजन वो कहलाता है। उसके बाद आप इंटीग्रेशन ऑफ सम मेन इंडस्ट्री विथ ए ग्रुप ऑफ सब्सिडरी इंडस्ट्रीज। क्या होता है, उन इंडस्ट्रीज में इंटीग्रेशन, आपस में एक दूसरे को सहयोग, मतलब कि एक दूसरे को जो मैंने बताया अभी वो दूसरे को मदद करते हैं और इस प्रकार से इंडस्ट्री आगे काम करती है।
सब्सिडरी इंडस्ट्री कहलाती है, जो मुख्य इंडस्ट्री के सहायक इंडस्ट्री के रूप में काम करती है। जैसे कि आप यहाँ पे जो देख रहे हैं हायरार्किकल ऑर्डर, उसमें आप छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि भारत के संदर्भ में आपने पढ़ा होगा कि जमशेद में टिस्को का जो स्थापना हुआ था वो साक्षी छोटा सा गांव था, लेकिन जब वहाँ इंडस्ट्री बैठा तो टाटा आयरन स्टील इंडस्ट्री जो का सेटअप हुआ, और उसके साथ साथ वहाँ आप देखते हैं जो चेन ऑफ अदर इंडस्ट्री, टिस्को से जो रॉ मटेरियल जो इस्पात निकलते थे उस पर बहुत सारी इंडस्ट्री वहाँ पे, हैवी इंडस्ट्री से लेके छोटे छोटे इंडस्ट्री तक वहाँ सेटअप हुए, और उन सारे का एक इंटीग्रेशन भी होता है सब्सिडरी इंडस्ट्री और मेन इंडस्ट्री के बीच में। तो इस प्रकार से जो है एक इंडस्ट्रियल रीजन का सेटअप होता है, और उसके फिर आसपास जो है वो पॉपुलेशन भी फिर वहाँ पे कंसंट्रेट कर जाता है। और आप देखते हैं जो जमशेदपुर नगर का भी आप जानते ही हैं का सेटअप होता है। तो इस प्रकार से जो है ये सब इंडस्ट्रियल रीजन का जो है करेक्टरिस्टिक्स होता है। आप अदर एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे हैं, जैसे भिलाई, दुर्गापुर, ये सारे क्या थे, पहले छोटे छोटे गांव थे, इंडस्ट्री का वहाँ जो मुख्य इंडस्ट्री थे वो सेटअप हुआ, और धीरे धीरे चेन ऑफ इंडस्ट्री का वहाँ पे प्रादुर्भाव हुआ, और इस प्रकार से एक जो है इंडस्ट्रियल रीजन का वहाँ पे ग्रोथ होता है। फिर उसके बाद आप जो एलाइड सर्विसेज हैं, चौथा आप देखते हैं लार्ज बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी। अब इंडस्ट्री जब वहाँ सेटअप हो जाती है तो बैंकिंग फैसिलिटी चाहिए, वहाँ पॉपुलेशन है, क्रेडिट फैसिलिटी भी उनको चाहिए। तो ये सब जो है इंडस्ट्रियल रीजन का करेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। पांचवा आप नोट डाउन करेंगे, ये ए नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन लाइन, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ही उन्नत, सुलभ, ये सभी होना चाहिए। कम्युनिकेशन लाइन का मीन्स है यहाँ पे जो वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशनल कम्युनिकेशन वहाँ पे होना चाहिए, और वो होता है तभी वो इंडस्ट्रियल रीजन कहलाता है। उसके बाद ए लार्ज मार्केट फॉर लेबर सप्लाई, मतलब कि इंडस्ट्रियल रीजन है और उसके सराउंडिंग्स में यदि वहाँ पे लेबर कहाँ से आएंगे, या लेबर सप्लाई का भी वो रीजन होना चाहिए, इसीलिए लार्ज मार्केट ऑफ लेबर सप्लाई। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि प्राथमिक व्यवसायें जो होती हैं, कृषि और पशुचारण, इस सभी का इस क्षेत्रों में अभाव हो जाता है, इंडस्ट्रियल रीजन में इनका अभाव हो जाता है। उसके साथ ही साथ जो ग्रामीण जनसंख्या है वो विरल मिलते हैं, मतलब कि कम हो जाती हैं, इन क्षेत्रों में जो है वो कम हो जाता है। उसके बाद जो है विभिन्न परस्पर संबंधित कारखानों का विकसित होना, ये तो मैंने आपको आगे ही पढ़ा दिया है। उसके बाद जो है उद्योगों के पास छोटे बड़े नगरों का जो है वो संकेंद्रण होना। तो इस प्रकार से जो है ये सब जो है करेक्टरिस्टिक्स हैं वो इंडस्ट्रियल रीजन का। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो आज का फोकस है वह है जापान। जापान, आप भली भांति जापान से परिचित हैं, क्योंकि जापान ही एक ऐसा देश है जो 2 बार एटम बम से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वहाँ पे गिरे, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। और तब पर भी आज दुनिया के वो विकसित राष्ट्रों में विराजमान है। जैसा कि आप जानते हैं, यदि हम यूएसए के बाद किसी भी दूसरे उन्नत या विकसित शक्तिशाली राष्ट्र का नाम लेते हैं तो वो स्वभावतः वो जापान ही कहलाता है। जापान जो है वह न केवल एशिया महाद्वीप का बल्कि पूरे विश्व का एक उन्नत और शक्तिशाली औद्योगिक राष्ट्र है। यह जापान कुछ औद्योगिक उत्पादों में यदि हम मुकाबला देखें तो यह जो है अमेरिका या यूरोपीय देश भी इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, कुछ ऐसे इनके उत्पाद हैं। लेकिन जब आप जापान के बारे में जानेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। एक छोटा सा देश जो 4 बड़े आइलैंड्स में बटा हुआ है। आप देख रहे होंगे इसमें लिखा हुआ है टेरिटरी एक्सटेंड्स जो है इसका लगभग
3,77,975 स्क्वायर किलोमीटर में यह फैला हुआ है। फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है दुनिया का। उसके बाद जो है यह इसका कोस्ट लाइन, जापान के उन्नत का मुख्य कारण है इसकी लॉन्ग कोस्ट लाइन, जो 6th लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है पूरे वर्ल्ड का, लगभग 30,000 किलोमीटर। और इसके साथ साथ जो इसके मुख्य जो 4 आइलैंड्स हैं, इनका लोकेशन आप देखेंगे, इनका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, तो यह जो है मतलब कि विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है और लगभग 31 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से लेकर और लगभग 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक यह फैला हुआ है। ठीक है। और देशांतरीय विस्तार भी इसका काफ़ी है, 130 डिग्री से 145 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में यह फैला हुआ है। आप इसका जो है जापान का ज्योग्राफी देखेंगे, फिजिकल जो है लोकेशन देखेंगे, तो यह पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में स्थित है। और एशिया का जो मुख्य भाग है, मुख्य लैंड मास जो है, उससे सटा हुआ यह पूरब में स्थित है। मतलब कि प्रशांत महासागर के पश्चिम में यह महाद्वीप है, जिसमें कि 4 मेजर आइलैंड्स हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं जो लिखा हुआ है, आप इसे अपने कॉपियों पे भी नोट डाउन कर लेंगे। होकाइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू, ये 4 जो हैं मुख्य आइलैंड हैं और क्रमशः ये उत्तर से दक्षिण की ओर है। ये जो होकाइडो है वह उत्तर में है, लगभग 45 डिग्री जो मैंने बताया एक्सटेंट, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ जापान, तो यह जो है नदर्न मोस्ट एक्सटेंट में यह है होकाइडो। और उसके बाद जो मेन आइलैंड है जापान का वह होन्शु सबसे बड़ा आइलैंड है, उसके बाद क्यूशु एंड शिकोकू, सबसे लास्ट में मतलब साउथ में क्यूशु है और यह भी छोटा आइलैंड है, सबसे बड़ा आइलैंड होन्शु है। इसके अलावे भी यहाँ जो आपको लिखा हुआ है बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जापान के, जो 6,847 रिमोट आइलैंड्स हैं ये। तो मैं अभी आपको जो इंडस्ट्रियल रीजन्स जापान का पढ़ाने जा रहा हूँ, इसमें आप इस चारों आइलैंड को नोट डाउन कर लेंगे, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसे आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है। उसके बाद मैं आपको चलता हूँ नेक्स्ट पे। ये देखें आप, द टेरेन इज मोस्टली रग्ड एंड माउंटेनस विथ 66%। ये जापान का जो फिजिकल टेरेन है वो काफ़ी ज़्यादा रग्ड है, मतलब कि ऊबड़ खाबड़ है, और माउंटेनस भी यहाँ पे पाए जाते हैं। और 66% जो है यहाँ जंगलों से आच्छादित है। ठीक है। हाँ, ये देख लें आप। उसके बाद जो है जापान का जो पॉपुलेशन इज क्लस्टर्ड इन अर्बन एरियाज। आप यहाँ की जो आबादी है पूरे महाद्वीप में फैली वैसी बात नहीं है, क्योंकि ये तटीय प्रदेश जो हैं वही जो है समतल भूमि वहाँ पे पाए जाते हैं, मैदानी इलाके हैं, और वहीं पे कोस्टल जो प्लेन एरियाज हैं वहीं पे जो है पॉपुलेशन कंसंट्रेट करती है जापान की। और आप लोग सभी जानते हैं जापान इज लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न रिंग ऑफ फायर। जापान जो है वो अक्सर, कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब वो भूकंप महसूस नहीं करता होगा ऑन मल्टीपल टेक्टोनिक प्लेट्स। इतने विषमताओं के बावजूद भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, इतनी विषमताओं के बाद भी जापान औद्योगिक महाशक्तियों में इसकी गिनती होती है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड आप इसको देखें। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो मैंने आपको बताया अभी, ये होकाइडो जो है वो उत्तरी पोर्शन में है। उसके बाद यह होन्शु है जो मेजर आइलैंड्स है जापान का, और सारी जो इसकी कंसंट्रेशन औद्योगिक जो डेवलपमेंट हुई है वो इसी आइलैंड से जुड़ा हुआ है। किटाक्यूशु का ये टापू जो है यहाँ पे, ये द्वीप, यहाँ पे भी एक रीजन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है।
दूसरा यहाँ पे करता है, तीसरा यहाँ है और चौथा यहाँ पर है। इस प्रकार से जापान का यह 4 मुख्य आइलैंड हैं जो आप देख रहे हैं, शिकोकू, क्यूशू, होन्शू एंड होकाइडो। और यहाँ देख रहे हैं ये पैसिफिक ओशन है, ryukyu ट्रेंच है, कोरिया स्टेट। ये जापान का जो क्यूशू आइलैंड है यह सटा हुआ है, साउथ कोरिया से काफ़ी सटा हुआ है। यह जो है साउथ कोरिया एशिया के मेन लैंड से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आप रशिया देख रहे हैं, यह मंचूरिया का पार्ट है, मंचूरियन रीजन। आपको ये मालूम होना चाहिए जो 1929-30 के आसपास जापान ने मंचूरिया को भी कैप्चर कर लिया था, मतलब कि वहाँ पे ये अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। और इसीलिए जो मंचूरिया पे जो माइंस थे, जो वहाँ पे खनिज संपदा थी, उसको जापान को काफ़ी सपोर्ट मिला। और इस प्रकार से बगल में चाइना भी यहाँ पर है। और यह जो है आप देख रहे हैं सी ऑफ जापान। ये सारी बातें आपको डायग्राम भी आप बना लेंगे और ये सब आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, मैं अब आप आगे चलता हूँ। नेक्स्ट जो है, अब हम आते हैं मेन फोकस पॉइंट पे, जापान इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जापान का जो औद्योगिक विकास जो हुआ वह कैसे हुआ, कब से हुआ, इसे हम थोड़ा संक्षेप में बताना चाहेंगे। क्योंकि जापान जो है छोटा सा देश है, एशिया के उत्तर पूर्वोत्तर कॉर्नर में ये देश है, चारों ओर महासागर से घिरा हुआ है। लेकिन जो यहाँ की जो जनसंख्या है, जो मानव संसाधन है, उसमें 65% जनसंख्या जो है वह औद्योगिक कार्यों से संलग्न है। क्योंकि जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले ही बताया, रिसोर्सेज के नाम पे यहाँ बहुत ही कम रिसोर्स हैं। जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ तटीय क्षेत्रों में ही जनसंख्या निवास करती है। क्योंकि अंदर का जो पोर्शन है वो पठारी, पर्वतीय, दुर्गम प्रदेश हैं जहाँ की जंगलों से भरा हुआ है। लेकिन तटीय जो है वो मैदानी इलाके हैं। और मैं आगे बताऊंगा, वहाँ पे जो 3 मेजर प्लेन्स हैं, उन 3 मेजर प्लेन्स पे जो है जनसंख्या निवास करती है, वहीं पे औद्योगिक प्रदेश का भी अवस्थापना हुई है। तो जापान में 65% जनसंख्या जो है वह औद्योगिक कार्यों से जुड़ी हुई है। संसाधन या कच्चे मालों की यहाँ पे कमी है। लेकिन यह जो द्वीपीय लोकेशन है, कटी फटी जो कोस्टल टोपोग्राफी है, यह इसके लिए वरदान है। एक तो संसाधनों का न होना, कटी फटी कोस्टल एरियाज का होना, और कुशल जो श्रमिक होते हैं। इसीलिए यहाँ पे 65% लोग जो हैं वो औद्योगिक कार्यों में संलग्न हैं। ये सब इनके जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मेन पॉइंट्स हैं, जिसके कारण जापान आज काफ़ी आगे बढ़ा है। और जापान शुरू से ही परंपरागत जो वहाँ पे हस्त उद्योग थे, उसमें काफ़ी अच्छे ढंग से वो विकसित था। वो वहाँ पे काफ़ी विकसित अवस्था में थी हस्त उद्योग। 1850 ईस्वी से पहले ये मिलता है। और जब 1850 में जब पूरे दुनिया में औद्योगिक क्रांति को महसूस किया गया, तो जापान में भी इसका जो है प्रादुर्भाव हुआ। और 1870 के बाद जापान में जो है वो आधुनिक औद्योगिक विकास की नींव पड़ी। फाउंडेशन जो है वहाँ पे मॉडर्न इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ था वो आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है, ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहाँ भी पड़ा। और 1870 में यहाँ पे उसकी नींव पड़ी। हस्त उद्योग जिसमें कि जापान काफ़ी आगे था, वह अब जो है यंत्र चालित उद्योग में परिवर्तित हुआ। और सर्वप्रथम परंपरागत वस्तुओं का उत्पादन जो था उसी पे बल दिया गया। जो है फोकस जो था यंत्र चालित मशीनों के द्वारा जो इनकी परंपरागत जो थी हस्त उद्योग, उसी पे दिया गया। और जो है लार्ज स्केल प्रोडक्शन, रेशमी कपड़ों का, पोशाकों का, चीनी मिट्टी बर्तनों का यहाँ से होना शुरू हुआ। शुरुआत में यहाँ से जापान इसमें धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता चला गया। छोटे जो हैं कारखाने, व्यवस्थित कारखाने, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आप कह सकते हैं, छोटे व्यवस्थित कारखाने यहाँ पे जो हैं मोटर चालित यंत्रों की सहायता से वस्तुओं का उत्पादन करने लगा। और जो बड़े से बड़े इंडस्ट्री यहाँ पे थे उस समय, उसमें 30 से ज़्यादा श्रमिक काम नहीं करते थे। और ये जो हैं मुख्यतः वस्त्र उद्योग, चीनी मिट्टी के उद्योग, जापान जो है
वो चीनी मिट्टी उद्योग के लिए काफ़ी फेमस था उस समय। वस्त्र उद्योग के लिए धीरे धीरे वहाँ पे वस्त्र उद्योग भी, रेशम के अलावा सूती वस्त्र उद्योग भी वहाँ पे धीरे धीरे डेवलप होने लगा, और वस्त्र उद्योग और चीनी मिट्टी के उद्योग में धीरे धीरे वह सबसे अधिक विकसित हुआ जापान। 1930 के बाद हम जब देखते हैं 1870 में नींव के बाद 50 सालों के बाद 1930 में हम देखते हैं जो जापान में भारी उद्योग, हैवी इंडस्ट्री एवं उत्पादक वस्तुओं के निर्माण पे भी अब जोर दिया जाना शुरू हुआ। और 1931 ईस्वी में, जैसा कि मैंने बताया आपको, जैसे कि जापान के पास रिसोर्सेज का अभाव था, रिसोर्सेज इसके पास दूर दूर से लाने पड़ते थे, इसीलिए जो इनके पास लिमिटेड जो रिसोर्स थे उसी से हस्त उद्योग और छोटे छोटे उद्योग चलते थे। लेकिन जब भारी इंडस्ट्री की स्थापना होने लगी तो डिमांड ऑफ जो है रॉ मटेरियल्स वो बढ़ते गया, और 1931 में जापान ने जो है मंचूरिया को, जो मेन लैंड पे था, उसे जीत लिया, और उससे जो है मंचूरिया के आसपास के जो माइंस थे, खदानों से इसे इस्पात की प्राप्ति होने लगी। इस्पात मतलब लौह अयस्क की प्राप्ति होने लगी, और इससे यह जो है इनको जो भारी उद्योग के जो रॉ मटेरियल्स चाहिए थे उसको प्राप्त करने में इसको सुविधा होने लगी। अतः उद्योगों का विकास जो है वो करने में जापान को मदद मिला, और इसीलिए हम देखते हैं जो 1930 से 1939 मतलब 1939, इन 10 वर्षों के बीच जापान में भारी उद्योगों का, हैवी इंडस्ट्री का तीव्र गति से विकास हुआ। और आप देखते हैं जो वस्त्र उद्योग का भी जो है इसी ढंग से समान रूप से विकास हुआ, और 1941 के बाद भारी उद्योग एवं इंजीनियरिंग उद्योगों का विस्तार जो है वो और ज़्यादा होने लगा। इंजीनियरिंग उद्योगों का खासकर 1941 के बाद प्रादुर्भाव हुआ, और यह विकसित करने लगा भारी उद्योग के बाद। लेकिन जब आप जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो जापान पे ही जो है 2 एटम बम गिराए गए, नागासाकी और हिरोशिमा, और जापान की जो है काफ़ी ज़्यादा आर्थिक क्षति हुई। जापान जो है वह 15 साल 20 साल पीछे चला गया, और इसकी जो औद्योगिक क्षमता है वो काफ़ी कम हो गई, और जो है इसके औद्योगिक उत्पादन इतने घट गए जिससे कि इन्हें पुनः औद्योगिक पुनरुद्धार जो नीतियां हैं उसे अपनानी पड़ी। और 1948 के बाद औद्योगिक पुनरुद्धार जो नीति है वह लाया गया, और फिर से जो है जापान का इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है धीरे धीरे होने लगा। तो इस प्रकार से जो है जापान के इंडस्ट्रियल ग्रोथ की ये बातें आप लिखेंगे। उसके बाद अब मैं आता हूँ जो मुख्य आपको पॉइंट्स हैं जो आज आपको जानना है, वो है इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ जापान। तो इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ जापान को आप देख रहे हैं। जापान में 4 मुख्य इंडस्ट्रियल रीजन हैं, वह आपको आपके स्क्रीन पर है, आप उसे नोट डाउन कर लेंगे। पहला रीजन है वह है टोक्यो याकोहामा रीजन। टोक्यो याकोहामा रीजन, यह जो है केहिन इंडस्ट्रियल रीजन के नाम से भी जाना जाता है। आप या तो केहिन लिखें या टोक्यो याकोहामा कावासाकी, इसमें कावासाकी भी आता है, वो आप आगे लिखेंगे। 3 इस पे मुख्य औद्योगिक केंद्र हैं इस रीजन में, जो टोक्यो, याकोहामा और कावासाकी आप लिखते भी जाएंगे। जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसको जो है केहिन इंडस्ट्रियल रीजन के नाम से भी जाना जाता है। और मैंने जैसे कि आपको बताया, क्वांटू प्लेन चाइना में जापान में जो है 3 मेजर प्लेन्स हैं, और यह जो है मैंने बताया आपको जो होन्शु जो इसका मेन आइलैंड है, इसमें ये 3 बड़े प्लेन हैं, क्वांटो, किंकी और नोबी। इसे भी आप नोट डाउन कर लेंगे और अपने मैप पे भी इसे लोकेट करने का प्रयास करेंगे। ये 3 जो हैं इम्पॉर्टेंट प्लेन हैं, तटीय कोस्टल जो कहते हैं, कोस्टल प्लेन तटीय क्षेत्र हैं। और यहाँ पे पहला जो है वो टोक्यो याकोहामा इंडस्ट्रियल रीजन, दूसरा आप लिख लेंगे ओसाका, कोबे एंड क्योटो। ठीक है, ओसाका, कोबे एंड क्योटो, यह जो है हानसिन इंडस्ट्रियल रीजन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं हानसिन इंडस्ट्रियल
रीजन किंकी प्लेन में यह अवस्थित है। तीसरा जो है यह नागोया इंडस्ट्रियल रीजन, ठीक है, इसे हम लोग चुकियो इंडस्ट्रियल रीजन के नाम से भी जानते हैं। चुकियो इंडस्ट्रियल रीजन यह जो है नोबी प्लेन जो है इसमें अवस्थित है। और चौथा जो है वह है क्यूसू रीजन, या इसको हम लोग कीटा क्यूसू इंडस्ट्रियल रीजन के नाम से भी जानते हैं। तो ये चार जो हैं मेन इंडस्ट्रियल रीजन हैं, जिसको कि हम आगे वन बाय वन एक एक कर मैप पे भी देखेंगे, और यहाँ पे कौन कौन से औद्योगिक उत्पादन किए जाते हैं उसे भी आप नोट डाउन करेंगे, आप अपने कॉपियों पे लिख लेंगे। और इसे आप एक जापान का मैप बना के इन एरियाज को भी दिखाएंगे। और आप एक चीज़ गौर करेंगे, जापान का यह जितना इंडस्ट्रियल रीजन है या मुख्य जो औद्योगिक केंद्र हैं, या वो टोक्यो हो, कोबे हो, याकोहामा हो, कोबे हो, ओसाका हो, कावासाकी हो, ये सारे जो है जापान के ईस्टर्न कोस्ट पे है। मतलब कि पैसिफिक के वेस्टर्न कोस्ट पे कह सकते हैं, या हम जापान के ईस्टर्न कोस्ट में, जापान के पूर्वीय तटीय भाग में ये एक चेन ऑफ, एक लाइन से आप ऊपर से देखेंगे जो होन्सू, अब देखें आप इस नेक्स्ट डायग्राम में, आपके सामने ये नेक्स्ट डायग्राम आ गया। यह आप देख रहे हैं होन्सू जो है यह मुख्य आइलैंड है। ये होन्सू देख रहे हैं, होन्सू, इस होन्सू पे आप देखें टोक्यो, याकोहामा, यहीं पे आगे नीचे नागोया मिलेगा, यहाँ देखिए नागोया आ गया, नागोया, ओसाका, ये देखें ओसाका, कोबे, इस प्रकार से आप देख रहे हैं एक लाइन से ये पूर्वी तटीय भाग में ये औद्योगिक केंद्र कंसंट्रेट करते हैं। तो जैसा कि आपने पहले लिखा केहिन इंडस्ट्रियल रीजन में टोक्यो, याकोहामा, कावासाकी, तो ये जैसे कि मैंने बताया था कि इस पे एक से भी या दो से भी तीन बड़े बड़े यहाँ पे शहर देख रहे हैं अवस्थित हो गए हैं, टोक्यो, याकोहामा और कावासाकी। और ये तीन मेन जो है औद्योगिक इकाई यहाँ पे संयंत्र हैं, और इसके आसपास भी छोटे बड़े इंडस्ट्रीज हैं। और जैसा कि आप जानते हैं जो टोक्यो जापान की राजधानी भी है, और याकोहामा जो है आप यहाँ देख रहे हैं, जो याकोहामा जो है यह सबसे बड़ा पोर्ट है, सबसे बड़ा जापान का यह जो है पत्तन है, पोर्ट है। इसीलिए लोकेशन जो है इसको फेवरेबल है। इसके पीछे जो है यहाँ पे ये जो है वह क्वांटो का प्लेन है, ये क्वांटो का प्लेन है। उच्चावच यहाँ पे ऊंची हैं, पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे जो है जो यहाँ से हवाएं आती हैं समुद्र से, यहाँ पे इन क्षेत्रों में वर्षा करती है, और इस वर्षा से इस क्वांटो प्लेन में बहुत सारी जो है नदियाँ पानी को, स्वच्छ जल को लाती हैं। इसीलिए यहाँ पे इन क्षेत्रों में जल विद्युत का भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है। और अतः जो है जल विद्युत जो सस्ता पावर सोर्स होता है, उसके द्वारा यहाँ पे जो है पन बिजली का जो शक्ति का साधन के कारण यहाँ पे इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ है, टोक्यो, याकोहामा और कावासाकी। तो उसके बाद हम जो है आपको ये आप जो नक्शे को आप बना लेंगे और इन इंडस्ट्रियल रीजन्स को आप अपने पे नोट कर लेंगे। तो अब आप देखेंगे टोक्यो याकोहामा रीजन के जो कुछ पॉइंट्स हैं, मेजर पॉइंट्स, वो आप नोट डाउन कर लेंगे, जो है उसे आप लिख लें अपने किताबों पे, जो किस प्रकार से ये फेमस है। तो पहला जो है वह टोक्यो याकोहामा औद्योगिक प्रदेश, यह जापान का जो है सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। यहाँ पे जो है अनेकों प्रकार के उद्योग जो हैं वो केंद्रित हैं, जिसमें कि आप लिख लेंगे खाद्य पदार्थ, ऑप्टिकल यंत्र, रासायनिक पदार्थ, मशीनों तथा इंजीनियरिंग के जो हैं कारखानाएं। और याकोहामा में आप देखेंगे कावासाकी में भी भारी उद्योगों की प्रधानता है। याकोहामा और कावासाकी में भारी उद्योगों की प्रधानता है। लौह इस्पात,
मशीन उद्योग, रासायनिक पदार्थ के उद्योग, पेट्रोल शोधन के उद्योग, जलपोत निर्माण भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जापान में बड़े बड़े जलपोतों का निर्माण होता है, वायुयान का निर्माण होता है और वस्तु उद्योग। तो यह जो है इसमें टोक्यो योकोहामा रीजन में ये सब इंडस्ट्री का फैले हुए हैं और इसीलिए जो है इस रीजन को हम, जिसको कि टोक्यो जापान को जो आर्थिक एवं सांस्कृतिक केंद्र है वो काफ़ी विकसित हुआ है। जापान का जो टोक्यो है उस आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आप नोट कर लेंगे। यह टोक्यो जो है वह रेल मार्गों का भी केंद्र है, सारे जगह से यह जो है यातायात के साधन से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग काफ़ी विकसित है, अन्य देश के अन्य सभी भागों से यहाँ यह जो है जुड़ा हुआ है। और खासकर जो इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, कुशल कारीगर मतलब कि कुशल श्रमिक और बाजार, टोक्यो योकोहामा कावासाकी अपने आप में दुनिया के सबसे बड़े बाज़ारों में से है और बाज़ार होने के कारण यहाँ इंडस्ट्रीज का ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हुआ है। ठीक है, और मैंने जैसे पहले ही बताया जो इसके जो पश्चिम में टोक्यो योकोहामा कावासाकी ये जो पूर्वी तट पे हैं, इनके जो अंदर के भूभागों में पहाड़ियाँ हैं जहाँ की वर्षाएं पर्याप्त मात्रा में होती हैं। नदियों के द्वारा स्वच्छ जल इन शहरों को या औद्योगिक स्थानों को प्राप्त होती रहती हैं। इसीलिए यह जो है मुख्य कारण है इस टोक्यो योकोहामा रीजन के विकसित होने में। अब आपके सामने स्क्रीन पे दूसरा जो है वह ओसाका, कोबे, क्योटो क्षेत्र आ चुका होगा। अब यह जो है किंकी रीजन के नाम से भी जाना जाता है। किंकी प्रदेश जो है यह नाम से फेमस है। क्वांटो मैदान के जैसा ही यह किंकी मैदान में भी विभिन्न सुविधाएं जो हैं वह जो है यहाँ पे मिलता है। उसके बाद जो है ओसाका, जिसे कि पूरब का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, इस रीजन का जो है मुख्य औद्योगिक केंद्र है। यहाँ पे शुरुआत से ही सूत काटने के जो हैं इंडस्ट्रीज थे और बाद में बड़े बड़े कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है का यहाँ विकास हुआ। 1930 के बाद जो है यहाँ पे धातु उद्योग का भी जो है विकास यहाँ पे हुआ। इसके अलावे जलयान, मशीन, वायुयान, रासायनिक पदार्थ, खाद्य पदार्थों पे आधारित उद्योग का भी यहाँ पे निर्माण मतलब कि होने लगा। तो यह जो है ओसाका कोबे इंडस्ट्रियल रीजन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जापान के औद्योगिक प्रदेशों में इसका दूसरा स्थान आता है। और जो इस क्षेत्र के जो प्रमुख जो हैं उसमें ओसाका आप लिख लेंगे, कोबे, क्योटो, वाकायामा, ये सब जो हैं प्रमुख केंद्र हैं इसके। उसके बाद अब आप तीसरा देख रहे हैं नागोया इंडस्ट्रियल रीजन। तो नागोया प्रदेश जो है वह थर्ड इंडस्ट्रियल रीजन जो है या तीसरा प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है जापान का। यहाँ पे जो है टेक्सटाइल मिल्स, उसके बाद जो है इंजीनियरिंग इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश हुआ है। ऑटोमोबाइल्स, लोकोमोटिव्स, वायुयान निर्माण का भी यहाँ पे जो है उद्योगों का विकास हुआ है। और नागोया प्रदेश का जो विकास हुआ है आप वो नोट डाउन कर लेंगे, 1930 के बाद हुआ है। 1930 के बाद जो है इस रीजन का विकास हुआ है। उससे पहले जो है औद्योगिक विकास मुख्यतः पहले जो आपने दो लिखा, टोक्यो योकोहामा और कोबे क्योटो, उन दोनों औद्योगिक प्रदेश तक ही सिमटा हुआ था। लेकिन 1930 के बाद जो है वह नागोया प्रदेश में भी विकास होना शुरू हुआ। इससे पहले जो था यहाँ पे बंदरगाह जो था वो काफ़ी ज़्यादा विकसित था। बंदरगाह जो था यहाँ पे था और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे इंडस्ट्री का भी सेटअप होना शुरू हुआ। तो इस प्रकार से आप तीसरा जो है इंडस्ट्रियल रीजन लिख लिए। और उसके बाद आप चौथा इंडस्ट्रियल रीजन चलें, हम लोग किटाक्यूशु रीजन के नाम से जानते हैं। किटाक्यूशु जो है वह यहाँ पे भारी उद्योगों का केंद्र है। यहाँ पे हैवी इंडस्ट्री का, जापान के जितने भी हैवी इंडस्ट्री हैं वहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है।
और आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, जो जापान का लगभग 40 से 50% आप लिख लेंगे, 40 से 50% जो है इस्पात, लोहा इस्पात का उत्पादन इसी प्रदेश से होता है। और लोहा इस्पात का प्रोडक्शन के साथ साथ जो है भारी उद्योगों का भी यह महत्वपूर्ण केंद्र है। ठीक है, और इसके जो मुख्य औद्योगिक केंद्र हैं वह आप नाम लिख लेंगे, क्यूशु, कैमोगी, तबाता, यावाता। ठीक है, यावाता जो है वह आपने लिखा था पहले भी क्लास में। यहाँ पे जापान का पहला लौह इस्पात उद्योग की स्थापना हुई थी यावाता में। तो यह यही किताक्यूशु प्रदेश में बिलोंग करता है। यावाता में जापान का बड़ा सा लौह इस्पात का कारखाना है और सबसे पहला कारखाना है जापान का। उसके बाद इंजीनियरिंग और धातु के सामान बनाने का उद्योग भी यहाँ पे लोकेटेड है। वाकामासु बंदरगाह जो है और मोगी और शिमोनोसेकी बंदरगाह जो है यहाँ पे फेमस है। और यहाँ पे जो मुख्य है वो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जो हैं वहाँ से रॉ मटेरियल्स यहाँ पे आसानी से आ जाता है, उसके आने की सुविधा है क्योंकि यह नीचे लोकेटेड है। आपने लैटिट्यूडनल जो इनका एक्सटेंड था वह नीचे के लगभग 31 डिग्री लैटिट्यूडनल एक्सटेंड के आसपास है, इसलिए दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों से जो है कच्चे माल का यहाँ पे आसानी से आयात हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे इंडस्ट्री जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रो अप किया है। इसके अलावा जो है आप अन्य प्रदेश जो हैं वो यहाँ पे दिया गया है, छोटे छोटे यहाँ पे भी जो हैं वो पाए जाते हैं। हिरोशिमा में भी जो है इंजीनियरिंग, हैवी इंजीनियरिंग, निगाटा, निकिता, ये सब हैं। मेजर इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन, तो जापान जो है आप जानते ही हैं जो पूरे विश्व में आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन में आज से कुछ वर्षों पहले तक नंबर 2 पे था, लेकिन अब वह इंडिया के बाद नंबर 3 पोजीशन होल्ड करता है। और जैसा कि मैंने आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पे जो है अपना रिसोर्स के बारे में वह काफ़ी धनी नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा रॉ मटेरियल्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कुछ कोल माइनिंग यहाँ पे होता है जिसके कारण जो है यहाँ पे शुरुआत में इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ। इसके अलावा जो यहाँ मुख्य फोकस जो होता है वो शिप बिल्डिंग है, एरोस्पेस है, शिप बिल्डिंग, एरोस्पेस, टेक्सटाइल एंड प्रोसेस फूड, फार्मास्यूटिकल, टीवी, मोबाइल जो इसे बनते हैं, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इन सभी के लिए जापान जो है वो काफ़ी फेमस है, आप सभी जानते हैं। तो मेजर जो है कंट्रीब्यूशन उस क्षेत्र में जापान का होता है। और आप जो है वह इन बातों को आप लिखेंगे। और मैं समझता हूँ जो जापान का जो इंडस्ट्रियल रीजन है यह आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। और मुख्यतः इम्फेसिस जो है आपको इस मैप पे ही करना है, और इस मैप पे जो है जो बताया गया है वह आप अच्छे ढंग से समझ लेंगे और इन बातों को आप लिखेंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि अब आपको जो भी डाउट्स और क्वेश्चंस या क्वेरीज होंगे वह आप जब क्लास में मिलेंगे या हमें आप जब मोबाइल पे भी आप पूछ सकते हैं। जो भी डाउट्स हो जापान के औद्योगिक प्रदेश के बारे में, इसके विकास के बारे में, इसके कंट्रीब्यूशंस के बारे में, तो वो आप पूछ सकते हैं या क्लास में जब आप मिलेंगे इस लॉकडाउन जो है के पीरियड के बाद, तो मैं फिर आप लोगों से क्वेश्चन क्वेरीज ले लूँगा। ठीक है, तो आप इसका भी नोट्स जो है वो बना लेंगे, आप जब फिर मिलेंगे तो उस नोट को दिखाएंगे। ठीक है, तो मैं अब आपको ये टास्क दे के जाता हूँ, आप इसे जो है नोट डाउन कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, थैंक्स।